जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग देखेंगे एक चर्चा में विषय बहुत चल रहा है। अमेरिका का जो ट्रम्प शासन है उसके द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, तो उसी से संबंधित अभी घोषणा की गई है। तो अमेरिका ने किया है तो उसी से है। तो इंडिया होल्ड फायर एज ट्रम्प अनाउंसेस टैरिफ। ट्रम्प के द्वारा जो लगाया गया है टैरिफ, उसमें इंडिया मतलब कितना % होल्ड कर रहा है जो है टैरिफ। तो उसी से संबंधित खबर है, तो खबर देख लेते हैं। आइए, तो खबर यह है कि अमेरिका ने सभी देशों से आयात पर कम से कम 10% और कुछ देशों पर 49% तक का टैरिफ लगा दिया। यानी कि अमेरिका ने सभी देशों पर जो रेसिप्रोकल टैक्स की बात की गई थी उसी से संबंधित है ये। तो मिनिमम 10% टैक्स लगाया है कुछ देशों पर, अधिकतम 49% तक टैक्स लगाया गया है। टैरिफ की बात मतलब टैक्स का मतलब यहाँ टैरिफ से है। तो ये जिस दिन अमेरिका के द्वारा इसको टैरिफ लगाया गया है उसको लिबरेशन डे के रूप में घोषित किया गया है। तो अमेरिका ने इसको लिबरेशन डे के रूप में मनाया है। अब आइए जान लेते हैं कि भारत का जो है क्या मतलब भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस टैरिफ का। तो उसकी बात हम लोग करते हैं। तो भारत पर कौन से सेक्टर में कितना प्रभाव पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो भारत पर 27% का टैरिफ लगाया गया है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम लोग, 27% का टैरिफ लगाया गया। और भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है उस टैरिफ को यूएसए ने कहा है कि डिस्काउंटेड रेट टैरिफ है। अब डिस्काउंटेड रेट क्यों? क्योंकि भारत अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है। मतलब भारत जो है अमेरिकी उत्पादों पर जो है 52% टैरिफ लगाता है। तो उसकी तुलना में भारत पर तो 27% ही टैरिफ लगाया जा रहा है। तो इसलिए इसको डिस्काउंटेड रेट कहा जा रहा है। तो भारत से जो यूएसए को निर्यात होता है, यानी अमेरिका को जो भारत निर्यात करता है वो कितना होता है? तो फाइनेंशियल ईयर जो है 24-25 में जो है $77.5 बिलियन का निर्यात किया गया था। और भारत का जो सबसे बड़ा निर्यात बाजार है वो अमेरिका ही है। भारत और अमेरिका जो है भारत का एक लौता ऐसा जो है, मतलब कह सकते हैं कि नंबर 1 पर चाइना के साथ व्यापार होता है ज़्यादा, नंबर 2 पर ये। तो जिसमें चाइना के साथ व्यापार घाटे में रहता है भारत, और अमेरिका के साथ व्यापार में मतलब सरप्लस में रहता है। तो इसमें प्रॉफिट रहता है। तो भारत से जो निर्यात होता है उस पर 27% टैरिफ लग गया है। तो अब इसको भी नुकसान होगा ही, जाहिर सी बात है। भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर हैं देख लेते हैं कौन से सेक्टर पे कितना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो सेक्टर है उसमें $14 बिलियन, और रत्न और आभूषण वाले में $9 बिलियन का जो है व्यापार प्रभावित होगा। अब इसी के साथ देखते हैं ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर अलग से 25% टैक्स पहले से ही लगाया गया है, पहले से ही लागू है 25% टैक्स। हाँ, लेकिन टैरिफ में जो है अमेरिका ने 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसको जो है इस टैरिफ वाले दायरे से बाहर रखा है, जैसे फार्मास्यूटिकल वाला और ऊर्जा एनर्जी प्रोडक्ट, यानी ऊर्जा उत्पाद पर जो है इस छूट को जो है दिया है इन 2 सेक्टरों में। अब आइए देख लेते हैं कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है भाई उसका कुछ एनालिसिस रहा होगा ना, तो उसकी गणना में जैसे समस्या वगैरह कैसे क्या है तो उसको देख लेते हैं कि अमेरिका के टैरिफ गणना में समस्याएं, जैसे इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है टैरिफ का कि यह अन्य देशों के द्वारा लगाए गए टैरिफ को प्रतिबिंबित नहीं करता है। जैसा कि रेसिप्रोकल टैक्स की बात होता है कि जैसे जितना लगाया गया है उसी मतलब अनुपात में लगाना, तो जो कि ऐसा तो है नहीं, बल्कि ये अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से अमेरिका का जो व्यापार घाटा हो रहा है उसको कम करने के लिए लगाया गया है। और इसके साथ अमेरिका का दावा है कि व्यापार घाटे के कारण अमेरिकी नौकरियां और उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब भाई देखिए, 2 देश अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार असंतुलन और संतुलन तो बनना लाजिमी है, लेकिन व्यापार असंतुलन जो है स्वाभाविक होता है, इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं माना जा सकता। तो व्यापार असंतुलन स्वाभाविक होता है और इसे पूरी तरह समाप्त करना आर्थिक रूप से तर्कसंगत नहीं है। जैसे इसके साथ डॉलर की मजबूती के कारण भारत पर टैरिफ दर और बढ़ सकती है। भाई रेट तो बढ़ेगा ना अगर डॉलर मजबूत होगा तो। तब आइए देख लेते हैं हम लोग एक बार अमेरिका का जो है व्यापार जो है कैसे किन किन देशों से कितना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इधर देखिए नया टैरिफ है, कौन से कंट्री पर कितने % लगाया गया है ट्रम्प के द्वारा। और ये इधर है यूएसए का ट्रेड डिफिसिट जो है
कितना ट्रेड मतलब डिफिसिट होता है अमेरिका को कौन से देश के साथ। तो सबसे पहले देखिए, अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो है किसके ऊपर लगाया गया है। तो ये देखिए वियतनाम के ऊपर 46% लगाया गया है। अब उसके बाद देखिए चाइना पर 34% का टैरिफ लगाया गया है। मैक्सिको और कनाडा पर नहीं लगाया गया है। इसको एक खबर के माध्यम से हम जानेंगे बाद में। बाकी देखिए जापान पर 24% है, इंडिया पर 27%, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है। यूरोपीय यूनियन पर 20% का टैक्स है। इसराइल पर 17 है, मलेशिया पर 24 है। फिर ये ताइवान पे 32% टैक्स लगा है। तब इसी तरह की ये हो गया है कि नया टैरिफ जो है कितना परसेंट लगा है। अब अमेरिका का व्यापार घाटा कौन से देश के साथ कितना होता है। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा अमेरिका का चाइना के साथ होता है। ये देखिए बना हुआ है सबसे ज़्यादा चाइना के साथ, फिर मैक्सिको के साथ, फिर चाइना, मैक्सिको, यूरोपीय यूनियन, फिर वियतनाम, ताइवान, इंडिया का ये देखिए। तो ये रही आज का जो है टैरिफ से रिलेटेड जो खबर है। इसको आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम से पीपीटी आपको मिल जाएगी। ये है टेलीग्राम का चैनल। अभी क्यूआर कोड भी हम आप लोगों को दे दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग स्कैन कर लीजिएगा। ये है क्यूआर कोड, आप लोग इसके स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही एक अपडेट है, उसको जान लेते हैं। अपडेट क्या है कि अभी हाल ही में जो है पूंजी निवेश और वार्षिक राजस्व वाले जो यूनिट होते हैं, मतलब माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम वाले में, उसमें देखिए पता होगा आप लोगों को कि कितना उसको बढ़ा दिया गया है। तो आप 2.5 करोड़ रुपए तक पूंजी निवेश जो है कर सकते हैं माइक्रो सेक्टर में। और इसके साथ साथ जो वार्षिक राजस्व है 10 करोड़ रुपए तक का है, हो गया है। स्टैंडर्ड जो नया बनाया गया है मानक कि किनको माना जाएगा माइक्रो, किनको माना जाएगा स्मॉल, किसको माना जाएगा मीडियम, एमएसएमई वाले में। तो 2.5 करोड़ तक जिनका पूंजी निवेश है उनको माइक्रो माना जाएगा, और जिन वार्षिक राजस्व जिनका जो है 10 करोड़ रुपए तक है। अब इसके साथ साथ स्मॉल वाले में 25 करोड़ तक का पूंजी निवेश और 100 करोड़ तक वार्षिक राजस्व। इसके साथ मीडियम सेक्टर में 125 करोड़ रुपए जिनका पूंजी निवेश हो और 500 करोड़ रुपए तक वार्षिक राजस्व हो। अब इसको एक बार हटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया पहले का, पहले कितना था। और ये जो रेड पेन से लिखा गया है ये सब नया वाला हो गया। वैसे इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, जो चर्चा में रहे थे किसी न किसी कारण से। तो उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देख लेते हैं गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको देखेंगे हम लोग। तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए चर्चा में था। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इस अभ्यारण्य को चीता का जो दूसरा अधिवास है उसके रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यानी कि अब जो चीते के लिए जो है दूसरा अधिवास होगा, उसके रूप में गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को विकसित किया जा रहा है, इसीलिए ये चर्चा में था। तो ये हम इसकी जो अवस्थिति देख लेते हैं, कहाँ पर है इसकी अवस्थिति। तो इसकी अवस्थिति की बात करेंगे हम लोग। तो ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यानी कि मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये पॉइंट है मध्य प्रदेश, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तब ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो मतलब यहाँ स्थित एक सीमा राजस्थान की समान सीमा के समानांतर, इसकी एक जो सीमा है वो राजस्थान की, मान लीजिए ऐसे राजस्थान है तो ऐसे समानांतर इसकी सीमा है। चंबल नदी यहाँ से गुजरती है। अब इसको मिटा देते हैं एक बार ताकि आप लोगों को दिखे सही से। तो जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ से चंबल नदी गुजरती है। अब इसके साथ साथ वनस्पतियों की बात कर लेते हैं, यहाँ कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये देखिए खैर, सलाई, करथई, धावड़ा, तेंदू, पलाश, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पर। वन्यजीव की बात करेंगे, यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। चिंकारा, चित्तीदार हिरण, भारतीय तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, ये सब पाए जाते हैं। तो ये गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। ऐसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान,
देखिए यहाँ पर अभी पुराने शैल चित्र मिले हैं और 2000 वर्ष पुराने जो है मानव निर्मित जल निकाय की खोज की गई है, इसीलिए ये फेमस है। ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्य पहाड़ी में विस्तार इसका है। यहाँ पर बाघों का उच्च घनत्व पाया जाता है, खास करके सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्राकृतिक पर्यावास है। तो सफेद बाघों के लिए कौन सा फेमस है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ की स्थलाकृतियों में देखने तो पहाड़ियाँ, घाटियाँ, नदियाँ, दलदली और घास भूमि पाई जाती है, यानी कि वनस्पतीय विविधता यहाँ पर अधिक है। और ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये उद्यान सदाबहार, सालवन और मिश्रित वन के लिए प्रसिद्ध है। वैसे एक दो और देख लेते हैं हम लोग। बूढ़ा छपेरी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीपीटी में मिल जाएगा आपको। उसके बाद ये ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है। फिर पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी चर्चा में था, असम में है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व ये भी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी धनसिरी और पचनोई नदी इसकी दो हिस्सों में वर्गीकृत है। इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को। इसको आप लोग देख लीजिएगा पीपीटी में, ये स्कैन कर लीजिए आप लोग, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा जो है टेलीग्राम चैनल, इसको स्कैन कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ये है हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।